जरा सोचिए, एक जासूस सालों तक अपनी पहचान छुपाकर सिर्फ और सिर्फ एक सही समय का इंतजार करता है, और जब वो सही समय आता है तब वो अपना असली और खौफनाक खेल दुनिया को दिखाता है। ये खूनी खेल इस बार हमजा अली मजारी ने बहुत ही शानदार और खूंखार तरीके से दिखाया है। पहले पार्ट में उन्होंने जो छोटा सा ट्रेलर दिखाया था, दूसरे पार्ट में आकर वो ट्रेलर एक बहुत बड़े और खतरनाक धमाके में बदल गया है। दोस्तों, इस धांसू और दिल दहला देने वाली कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए, बिना कोई और समय बर्बाद किए मोस्ट वांटेड मूवी की इस रोंगटे खड़े कर देने वाली एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत जसकिरत सिंह रामगी की एक हंसती खेलती और बेहद खुशहाल फैमिली से होती है। जसकिरत के पिता भी देश की रक्षा करने वाले डिफेंस के एक ईमानदार आदमी थे। दो बहनें और माँ बाप को मिलाकर उनकी एक बहुत ही प्यारी और हैप्पी फैमिली थी। जसकिरत की बहन का उसके ही एक जिगरी दोस्त के साथ अफेयर भी चल रहा था और दोनों शादी भी करने वाले थे। सब कुछ एकदम बढ़िया और सुकून भरा चल रहा था। इसके बाद कहानी का सीन सीधा साल 2000 में चला जाता है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की एक पुरानी कॉलोनी दिखाई जाती है, जहां एक भ्रष्ट राजनेता आतिफ अहमद का गैरकानूनी बिजनेस और हथियारों का धंधा चलता है। जसकिरत को अपने साथ लेकर उसका वही दोस्त उस खतरनाक कॉलोनी में आता है। दोस्त की आतिफ से पहले से ही गहरी जान पहचान है। दोस्त आतिफ से बहुत सारा ड्रग्स लेता है और उसे हथियारों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट भी पकड़ा देता है। लिस्ट देते हुए वो कहता है कि पापा ने ये सब खास तौर पर मंगवाया है। आतिफ के साथ जसकिरत के दोस्त के पिता के संबंध बहुत गहरे और पुराने हैं। दोस्त बताता है कि आजकल बॉर्डर पर काफी लफड़ा और तनाव चल रहा है, इसीलिए पापा ने ये सब हथियार मांगे हैं। आतिफ हथियार देने का पक्का वादा करता है और उसी समय जसकिरत को घूर कर देखकर पूछता है कि ये नया लड़का कौन है। दोस्त बड़े गर्व से बताता है कि ये मेरा जिगरी दोस्त जसकिरत है और ये आजकल मिलिट्री की कड़ी ट्रेनिंग ले रहा है। ये सुनकर आतिफ जोर जोर से हंसते हुए उसका मजाक उड़ाता है और उन्हें जाने के लिए कहता है। साथ ही अगली बार पिता को साथ लाने को कहता है। हथियार और ड्रग्स लेकर दोनों एक बेहद आलीशान घर के पास आते हैं। वो घर बहुत अच्छी तरह से सजा हुआ था। ये घर कोई आम घर नहीं, बल्कि उस इलाके के बाहुबली विधायक सुखेंदर का था। घर के बाहर आकर दोस्त जसकिरत से पूछता है, तू तो आर्मी ऑफिसर बनेगा ना? ये सब गैर कानूनी काम नहीं करेगा तो भी तेरा काम चलेगा। जसकिरत बहुत ही भावुक होकर जवाब देता है, मुझे अपनी फैमिली को सुरक्षित रखने के लिए ये सब करना ही होगा और अगले जन्म में मैं देश के लिए काम करूंगा। तू बस मेरी बहन से शादी कर लेना और मेरी मां का हमेशा ख्याल रखना। ये कहकर जसकिरत अपनी गन में गोलियां लोड करता है और उस घर के अंदर घुस जाता है। अंदर घुसते ही वो गुस्से में बौखलाए हुए विधायक सुखेंदर के सामने खड़ा हो जाता है और दहाड़ते हुए पूछता है, मेरी बहन कहाँ है? इससे पहले कि विधायक सुखेंदर के सामने बौखलाए हुए कुछ समझ पाता या कुछ बोल पाता, जसकिरत उसे वहीं मौत के घाट उतार देता है। यहां से शुरू होता है मौत का एक ऐसा खौफनाक खेल जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। जसकिरत इंसान से एक खूंखार दरिंदा बन जाता है। जो भी उसके सामने आता है वो उसे जानवरों की तरह बेदर्दी से मारता है। इतने खूंखार और पागल जसकिरत सिंह को हमने पिछले पार्ट में भी कभी नहीं देखा था। जसकिरत सबको बेरहमी से मारता है और हर लाश गिराने के बाद बस एक ही सवाल पूछता है, मेरी बहन कहाँ है? सबको मौत की नींद सुलाने के बाद विधायक की फैमिली का बंटी नाम का एक आदमी जिंदा बचता है। जसकिरत उसे भी गोली मारकर बुरी तरह घायल कर देता है और खून से लथपथ बंटी से पूछता है कि मेरी बहन कहाँ है। वो खौफ के मारे कांपते हुए बता देता है कि उसे पीछे बने पंप रूम में डे को हथियाने के लिए विधायक सुखेंदर ने
जसकीरत के पिता को सरेआम अधमरा कर दिया था और फिर सबके सामने उन्हें उसी जमीन पर फांसी के फंदे पर लटकाकर मार डाला था। सिर्फ इतना ही नहीं, उस दरिंदे विधायक ने अपने परिवार के 12 लोगों के साथ मिलकर जसकीरत की बहन हरलीन के साथ गैंगरेप किया और उसे भी तड़पा तड़पा कर मार डाला। फिर वे दूसरी बहन जैस्लीन को भी उठाकर ले गए थे। जसकीरत बार बार पुलिस थानों और कानून के दरवाजे पर न्याय की भीख मांगने गया, लेकिन भ्रष्ट सिस्टम में उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए आखिर में वो इंसानियत भूलकर एक राक्षस बन गया। जिस लड़के को एक दिन देश का गर्वित आर्मी ऑफिसर बनना था, उसने मजबूर होकर एक ही रात में विधायक सुकेंदर समेत उसके परिवार के 12 लोगों को गाजर मूली की तरह काट डाला। जब देश का कानून कुछ नहीं कर पाया, तो जसकीरत ने अपनी फैमिली के सम्मान के लिए कानून अपने हाथों में ले लिया। लेकिन कोर्ट में विरोधी वकील ये दलील पेश करता है कि जसकीरत ने 12 लोगों की बेरहमी से हत्या की है और कानून से ऊपर कोई जज्बात नहीं होते, इसलिए उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। फैसला जसकीरत के खिलाफ आता है और उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जसकीरत के चेहरे पर इसका कोई दुख या खौफ नहीं था। वो अपनी बहन जैस्लीन के पास आता है, उसके आंसू पोंछता है, उसे हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने को कहता है और मां का ख्याल रखने की कसम देता है। जसकीरत अपनी रोती हुई मां को भी नम आंखों से आखिरी विदाई देता है। इस भावुक सीन के बाद कहानी सीधा साल 2002 में पहुंचती है। सेंट्रल जेल से जसकीरत को एक कैदी वैन में कहीं ले जाया जा रहा होता है। तभी रास्ते में जसकीरत के भारी सुरक्षा वाले काफिले पर अचानक एक जबरदस्त हमला होता है और उसे किडनैप कर लिया जाता है। उसे किडनैप करने वाला कोई आतंकवादी नहीं, बल्कि इंडिया के डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो DIB के चीफ अजय सान्याल की खुफिया टीम थी। टीम का एक मेंबर जसकीरत को एक सीक्रेट जगह लाकर कहता है, तुमने अपनी फैमिली के लिए जो किया है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी बिल्कुल वैसा ही करता। जसकीरत ठंडी आवाज में कहता है कि बदला लेना इतना आसान नहीं होता साहब। जिसके साथ ऐसा गुजरता है, सिर्फ वही ये असली दर्द समझता है। अजय सीधे मुद्दे पर आता है और जसकीरत से कहता है, मैं तुम्हें फांसी के फंदे से हमेशा के लिए बचा लूंगा और तुम्हारी मां बहन को सरकारी सुविधाएं और सुरक्षा भी मिलेगी। लेकिन इसके बदले में मैं जो कहूंगा, तुम्हें अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर वो करना होगा और तुम मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछ सकते। ये रास्ता मौत का रास्ता है, इसे पार करना आसान नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर वो आग है और तुम ये कर लोगे। सब कुछ सुनकर जसकीरत निराश होकर कहता है, मेरी मां को कोई सरकारी सुविधा मत दीजिए। मैं न्याय के लिए न जाने कितने दरवाजों पर धक्के खा चुका हूं। मेरे पिता सेना में थे, मेरे दादा और मैं भी उसी देशभक्ति के रास्ते पर चलना चाहते थे, लेकिन इस सिस्टम ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं अंदर से मर चुका हूं। अजय उसे झकझोरते हुए समझाता है, हम मर्द हैं जसकीरत। कई बार बुरी तरह ठोकर खाने और गिरने के बाद भी हमें उठकर लड़ना पड़ता है, और ये लड़ाई किसी मेडल या इनाम के लिए नहीं है। मैं तुम्हें जो काम दूंगा वो तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। तुम्हारे अंदर जो जहर और गुस्सा भरा है, उसे तुम इस मिशन के जरिए दुश्मनों पर ब्याज समेत निकाल सकते हो। याद रखना, तुम इस वक्त बुरी तरह घायल हो, इसलिए आज तुम एक घातक और खूंखार हथियार बन चुके हो। ये बातें जसकीरत के अंदर सोए हुए शेर को जगा देती है और वो राजी हो जाता है। सीन अब साल 2004 में आता है। जसकीरत के सामने स्पीकर पर उसकी बहन जैस्लीन को फोन किया जाता है ताकि जसकीरत ये सुन सके कि उसकी बहन और मां एकदम महफूज है और उन्हें सरकार की तरफ से लगातार सम्मान के साथ पैसे मिल रहे हैं। अजय बताता है कि अगले 36 सालों तक उन्हें ये पैसे बिना किसी रुकावट के मिलते रहेंगे। इसके बाद जसकीरत को बताया जाता है कि अब से उसकी दर्दनाक और खतरनाक ट्रेनिंग अफगानिस्तान के काबुल में शुरू होगी। इसके लिए उसे एक नया रूप और एक नया पासपोर्ट दिया जाता है, जिसमें जसकीरत का नया नाम लिखा होता है, हमजा अली मजारी। ये नाम देने के बाद अजय जसकीरत की आंखों में देखकर पूछता है, इस नाम का मतलब जानते हो?
जसकीरत बिना पलक झपकाए कहता है, शेर। अजय मुस्कुराकर कहता है, हाँ, एक खूंखार शेर। हमजा बनकर जसकीरत काबुल पहुंचता है। वहां उसकी ऐसी कड़ी ट्रेनिंग शुरू होती है जो किसी भी आम इंसान की जान ले ले। अपनी पुरानी पहचान हमेशा के लिए मिटाने के लिए जसकीरत अपनी फैमिली की आखिरी फोटो को रोते हुए आग की लपटों के हवाले है। इसके बाद वो अपने मिशन के लिए पाकिस्तान के सबसे खतरनाक इलाके लियारी शहर में आ जाता है। कहानी अब छलांग लगाकर 11 सितंबर 2009 के दिन पर आती है। इतनी देर से जसकीरत अपनी दर्द भरी कहानी पाकिस्तान में बैठे एक दूसरे अंडरकवर हिंदुस्तानी जासूस स्पाई आलम भाई को सुना रहा था। वो गहरी सांस लेकर कहता है, जिस दिन से मैं हमजा बना हूं, उसी दिन से वो पुराना जसकीरत हमेशा के लिए मर चुका है। अब लियारी के डॉन रहमान डकैत की मौत के बाद लग रहा है कि मेरे अंदर का हमजा पूरी तरह जिंदा हो गया है। मुझे अपनी जिंदगी का मकसद समझ आ गया है। अब आप बताइए आलम भाई, आप इस नर्क में कैसे आए? आलम जसकीरत की रोंगटे खड़े करने वाली कहानी सुनकर एकदम सुन्न था। इसीलिए वो कहता है कि मेरी कहानी बहुत लंबी है, मैं फिर कभी फुर्सत में सुनाऊंगा। इसी बीच रहमान डकैत की खून से सनी लाश की फोटो इंडिया में बैठे अजय सान्याल को भेजी जाती है। अजय इसे देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उनका एक कांटा निकल गया था। दूसरी तरफ पाकिस्तान में रहमान को दफनाने के लिए भारी भीड़ जमा होती है। वहां रहमान की बीवी हमजा को जोरदार थप्पड़ मारती है और रोते हुए पूछती है कि उसके जैसा खूंखार आदमी के होते हुए भी रहमान को कोई कैसे मार सकता है। रहमान डकैत के मरने के बाद लियारी शहर में उसका सबसे बड़ा दुश्मन अरशद पप्पू अपनी ताकत का खौफनाक दिखावा शुरू कर देता है। कहानी का फोकस अब पाकिस्तानी एसपी असलम की तरफ जाता है। एसपी असलम और आईएसआई का खूंखार मेजर इकबाल दोनों एक ही टीम के भ्रष्ट लोग हैं। एसपी बहुत अच्छे से जानता है कि मेजर इकबाल ही भारत में होने वाले बड़े बड़े आतंकी हमलों का असली मास्टरमाइंड है। मेजर एसपी से पूछता है कि रहमान डकैत को क्यों मारा। एसपी अकड़ते हुए बताता है कि मैंने बड़े साहब के साथ हुई उसकी गुस्ताखी का बदला लिया है। मेजर उसे चेतावनी देता है कि अब लियारी में जो भी रहमान की जगह लेगा वो बहुत खतरनाक होगा। एसपी घमंड में कहता है कि उसे मैं अपने बोटों के नीचे कुचल दूंगा। इसके बाद मेजर इकबाल अपनी क्रूरता दिखाते हुए अपने आदमियों से वहां छुपकर रहने वाले एक हिंदुस्तानी जासूस परिवार को जिंदा आग में जलवा देता है। एसपी ये सब दर्दनाक मंजर अपनी आंखों से देखता है। उधर रहमान के छोटे भाई उजैर का खून खौल उठता है। वो एसपी असलम को बीच सड़क पर मारने के लिए निकलना चाहता है, लेकिन हमजा उसे रोकता है। हमजा अपना मास्टरमाइंड दिमाग लगाते हुए समझाता है कि अभी जज्बाती होने का समय नहीं है, पहले तुम्हें अपने भाई की गद्दी संभालनी होगी। हमजा उसे रहमान की गद्दी पर बैठाता है। वहां बैठकर उजैर सिर्फ एसपी की मौत चाहता है। तब हमजा चाल चलते हुए बताता है कि तुम उसे नहीं मार पाओगे, पूरी पुलिस फोर्स उसके साथ है। ने उसे खुद नहीं मारा, उससे रहमान की सीक्रेट लोकेशन की जानकारी दी गई थी और वो गद्दारी करने वाला कोई और नहीं, अरशद पप्पू था। कांटे से कांटा निकालने का हमजा का ये खतरनाक प्लान कामयाब हो जाता है। दोनों खून के प्यासे गैंग्स के बीच भयानक गैंगवार शुरू हो जाती है। उजैर अपने हथियारों से लैस गैंग के साथ पप्पू के गैंग पर हमला कर देता है। इस खूनी खेल में एसपी असलम और भ्रष्ट नेता जमील भी शामिल हो जाते हैं। इस गैंगवार के बीच एसपी असलम को नेता जमील का फोन आता है। जमील समझ जाता है कि लियारी में पप्पू को पकड़ने के लिए जंग छिड़ी है। वो तुरंत पप्पू को फोन करके अंडरग्राउंड होने को कहता है। इसकी वजह से एसपी और उजैर दोनों ही पप्पू को नहीं ढूंढ पाते। तब हमजा उजैर को एक शैतानी सलाह देता है, पूरे लियारी शहर में आग लगा दो, पप्पू चूहे की तरह अपने बिल से अपने आप बाहर आ जाएगा। लियारी में ऐसा कहर टूटता है जिसमें हमजा खुद भी शामिल होता है। पप्पू की सारी दुकानों, ठिकानों और गोदामों में आग लगा दी जाती है। घबराया हुआ पप्पू जमील को फोन करके उसे कराची से कहीं और सुरक्षित निकालने की भीख मांगता है। जमील पप्पू को अपनी दूध की पुरानी फैक्ट्री में बुलाता है।
जब पप्पू अपने एक सबसे खास आदमी के साथ वहां पहुंचता है तो वो बुरी तरह मौत के जाल में फंस जाता है। वहां पहले से ही हमजा, उजैर और उनके खूंखार लोग हथियारों के साथ मौजूद थे। पप्पू की आंखों के सामने उजैर उसके खास आदमी को बेरहमी से तरपा तरपा कर मारता है। फिर वो पप्पू को लहूलुहान कर देता है। हान करके अपनी गाड़ी के पीछे बांधकर लियारी के बीच बाजार में घसीटता हुआ लाता है। बाजार में सबके सामने उजैर पप्पू का गला बेरहमी से रेत देता है और उसके कटे हुए सिर से फुटबॉल खेलने लगता है। हमजा इस पूरी खौफनाक घटना का छुपकर वीडियो बना लेता है। ये दरिंदगी भरा वीडियो देखकर पाकिस्तान का बड़ा राजनीतिक नेता जायरी घबरा जाता है। वो जमील, मेजर इकबाल और एसपी असलम के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग करता है। जायरी चीखते हुए कहता है, लियारी में ये क्या हो रहा है? ये जंगली लोग कटे हुए सिर से फुटबॉल क्यों खेल रहे हैं? लियारी हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। वो मेजर इकबाल को कुछ ठोस करने को कहता है। तब एसपी असलम एक बेहद घटिया प्लान बनाता है। हम स्कूल पढ़ने वाले 5 मासूम बलूच लड़कों को पकड़कर उन्हें आतंकवादी घोषित कर देंगे और इस मामले को मीडिया में दूसरी तरफ मोड़ देंगे। एसपी का ये शैतानी प्लान जायरी को बहुत पसंद आता है। जमील की मदद से हमजा उजैर को दुबई भागने पर मजबूर करता है और जैसे ही उजैर एयरपोर्ट के अंदर जाता है, हमजा दुबई इंटेलिजेंस को उजैर की सारी क्रिमिनल डिटेल्स लीक कर देता है। उजैर जैसे ही दुबई उतरता है, पुलिस उसे दबोच लेती है। अब मैदान पूरी तरह साफ था और हमजा खुद रहमान की गद्दी पर बैठकर किंग ऑफ लियारी, लियारी का बादशाह बन जाता है। कुछ समय बाद हमजा की शादी येलिना से होती है और वो एक बेटे का बाप बन जाता है। भारत में बैठा अजय टीवी पर हमजा की कामयाबी देखकर गर्व से कहता है, मेरा खूंखार शेर। सीन अब साल 2014 में आता है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी शपथ लेते हैं। ये देखकर मेजर इकबाल तिलमिला जाता है। इसके बाद इकबाल हमजा को अपने सबसे बड़े बॉस यानी बड़े साहब से मिलवाने ले जाता है। जब हमजा एक बेहद आलीशान महल के अंदर जाता है तो बड़े साहब को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। बिस्तर पर बीमार पड़ा वो शख्स कोई और नहीं बल्कि 1993 मुंबई ब्लास्ट का असली मास्टरमाइंड और मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम था। दाऊद इंडिया में नकली नोट और ड्रग्स भेजकर देश को बर्बाद करने का प्लान हमजा को सौंपता है। हमजा खून का घूंट पीकर सब सुनता रहता है। कुछ दिनों बाद हमजा ड्रग्स की डिलीवरी लेने एयरपोर्ट जाता है, लेकिन वहां जो ड्रग डीलर आता है उसे देखकर हमजा सुन्न रह जाता है। वो डीलर कोई और नहीं, उसका बचपन का जिगरी दोस्त पिंडा था। पिंडा को हमजा की असलियत पता चल जाती है और वो पैसों के लालच में हमजा को ब्लैकमेल करने लगता है। हमजा पिंडा को अपने घर लाता है। वॉशरूम में दोनों के बीच एक बेहद खतरनाक और खूनी फाइट होती है। पिंडा एक सिरिंज सुई हमजा की आंख में घोंपने की कोशिश करता है, लेकिन हमजा फुर्ती से उसे पलटकर पिंडा की आंख में ही घुसा देता है। पिंडा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। मिशन को बचाने के लिए वहां मौजूद आलम भाई खुद अपने चेहरे पर वार करके बंदूक उठा लेता है ताकि सारा इल्जाम उस पर आ जाए। अपनी पहचान बचाने के लिए हमजा को अपने ही हाथों से अपने जासूस साथी आलम के सीने में गोलियां उतारनी पड़ती है। ये हमजा की जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल था। इसी बीच हमजा की पत्नी येलेना को एक सीक्रेट डायरी मिल जाती है और उसे पता चल जाता है कि उसका पति हमजा असल में एक इंडियन स्पाई जसकीरत है। येलेना उस पर पिस्तौल तान देती है और रोते हुए पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। हमजा उसे उन आतंकियों की लिस्ट दिखाता है जिन्होंने हजारों मासूमों को मारा है और कहता है कि मेरी दुश्मनी तुम्हारे देश से नहीं, इन दरिंदों से है। येलेना अपने बच्चे की खातिर चुप रहने का फैसला करती है। दोस्तों, अगर आप हमारी ये मेहनत और कहानी यहां तक देख रहे हैं तो प्लीज एक सेकंड निकालकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। आपके एक कमेंट से हमें ऐसी ही और धांसू कहानियां लाने की ताकत मिलती है। हमजा अब अपने खौफनाक रूप में आ जाता है
वो एसपी असलम की गाड़ी में आरडीएक्स लगाकर उसे बीच सड़क पर बम से उड़ा देता है। इसके बाद वो एक एक करके इंडिया और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारने लगता है। मेजर इकबाल को जब पता चलता है कि हमजा ही असली गद्दार है तो वो पागल हो जाता है। वो हमजा को एक मदरसे में हथियारों के जखीरे के साथ बुलाता है और धोखे से हमजा के सीने में खंजर घोंप देता है। इकबाल हंसते हुए कहता है, तेरा देश अब खत्म हो जाएगा। लेकिन यहां कहानी का सबसे जबरदस्त ट्विस्ट आता है। हमजा अपने सीने से खंजर निकालता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। असल में हमजा जो हथियारों के बक्से लाया था उन सब में आरडीएक्स बम फिट था और बाहर जो पुलिस पोजीशन लेकर खड़ी थी वो सब हमजा के वफादार आदमी थे। अंदर भयानक और कान फाड़ देने वाले धमाके शुरू हो जाते हैं। हमजा और इकबाल के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाली खूनी लड़ाई होती है। हमजा इकबाल का पीछा करते हुए एक ऑयल डिपो तेल के गोदाम में पहुंचता है। वहां हमजा पूरी ताकत से खूंखार मेजर इकबाल को लोहे की भारी जंजीरों से बांध देता है। वो पहले एक धारदार हथियार से चीखते हुए इकबाल के दोनों पैर काटता है और फिर उसे तेल के बड़े टैंक में डुबोकर जिंदा आग लगा देता है। मेजर इकबाल तड़प तड़प कर जलकर राख हो जाता है। इकबाल को मारने के बाद हमजा यलीना को फोन करता है, लेकिन पता चलता है कि आईएसआई ने यलीना और उसके बेटे को बंधक बना लिया था। हमजा खुद को गिरफ्तार करवा देता है, लेकिन इंडिया में बैठा अजय सान्याल पाकिस्तानी जनरल की एक सीक्रेट वीडियो लीक करने की धमकी देकर हमजा को जिंदा वापस ले आता है। वापस लौटते वक्त हमजा को पता चलता है कि उसका ससुर जमील भी पिछले 45 सालों से पाकिस्तान में रह रहा एक हिंदुस्तानी जासूस था और उसी ने हाथ मिलाते वक्त दाऊद इब्राहिम के शरीर में वो धीमा जहर पहुंचाया था जिससे वो आज तड़प रहा है। हमजा एयरपोर्ट से सीधा इंडिया पहुंचता है। ट्रेन के सफर के दौरान वो एक छोटे बच्चे को देखकर अपने बेटे को बहुत याद करता है। जब वो अपने गांव पहुंचता है तो दूर से देखता है कि उसकी मां और बहनें बहुत खुशी से जिंदगी जी रही है। ये देखकर जसकीरत मुस्कुराता है, लेकिन वो उनके सामने नहीं जाता क्योंकि एक जासूस की जिंदगी की परछाई भी उसके परिवार की खुशियां छीन सकती है। और इसी भारी मन और इमोशनल सीन के साथ एक गुमनाम हीरो की यह मास्टरपीस फिल्म खत्म हो जाती है। रणवीर सिंह ने इस फिल्म में अपने करियर की सच में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। उनके एक्शन और इमोशन आपको कुर्सी से बांधे रखते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह एक्शन और इमोशन से भरी धांसू कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। और हां, जाने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।